फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ये मेरा दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास के बाद आप समझ चुके हैं इसमें कुछ है नहीं, लेकिन पैटर्न आपको जानना है, करना है तो हाथ में सेट हो जाएगा। कल हमने इनकम स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहा था, आज हम बैलेंस शीट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्लास 2। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्लास 2। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? क्लास 1 में हम लोग किए थे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को कैसे कॉमन साइज्ड एंड कॉम्पैरेटिव में डाला जा सकता है। आज हम करेंगे फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जैसे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लिए थे, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। बैलेंस शीट we are not following Ind AS, शेड्यूल 3, नॉट फॉलोइंग Ind AS का जो फ्रेमवर्क में बैलेंस शीट था। हम लोग स्टेटमेंट के लिए बनाने के लिए जो कॉमन नॉलेज से पता चल जाता है उसी बैलेंस शीट का हेल्प लेंगे। तो यहां पर हम फर्स्ट में लिखते हैं एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स। टोटल, एकदम इजी है। लायबिलिटीज, इक्विटी, उसके अंडर में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है आप जानते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफ शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, टोटल, फाइव liabilities, non-current। ओके, उसमें लोन, डिवेंचर, सिक्स, अच्छा 4-5 नहीं लिखेंगे, 1, 2, 3, capital employed, one plus 2, current liability, total 3 plus 4। ओके, तो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये आप लोग जानते ही थे। सिर्फ AS3 को मत फॉलो मत कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर यहाँ पर अकाउंट्स करना है तो देन स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस का काम और अकाउंटेंट का काम तो सेम हो जाएगा। सो इट इज बेटर स्टेटमेंट एनालिसिस जैसे होता है वही फॉलो करते हैं। एक चीज आपको मैं आउट ऑफ द नॉलेज देता हूँ, स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ यूनिवर्सल चीज और अकाउंटिंग रीजन वाइज डिफर कर सकता है, लेकिन स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल मोर और लेस सेम ही है, उसका प्रेजेंटेशन भी मोर और लेस सेम है। और ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी वाइज कंपनी क्या किसको क्या सामने रख के करेगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट,
फिक्स्ड एसेट में हाँ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग सब आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट तो अभी जान ही चुके हैं, करंट एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक, ये सब आएगा। ये मिला के टोटल, और ये मिला के टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी। डन। अब हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम की, तो देखते हो प्रॉब्लम कैसे होगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं जहां पर हम लोग बैलेंस शीट कर सकेंगे। From the following information, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है, सेम जो मैंने नोट्स लिखा था कॉमन साइज कंपैरेटिव का, वही नोट फॉलो होगा। कंपैरेटिव के लिए 2 ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज चेंज। तो चलिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। Absolute change, percentage change, assets, फिक्स्ड एसेट खुद ही बोल दिया है, फिक्स्ड एसेट्स 1 2 3 कोई आइटम नहीं है। फिक्स्ड एसेट 3 लाख 4 लाख 4 लाख। 2 इन्वेस्टमेंट 2 लाख 2 लाख। Three current assets, $5 lakh 6 lakh। Total assets 1 plus 2 plus 3 10 lakhs 12 lakhs। Total asset done। Liabilities, equity and liabilities, one इक्विटी शेयरहोल्डर फंड। अच्छा तो शेयरहोल्डर्स फंड इसमें क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफ शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। तो दे दिया है देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 2000,
इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रिजर्व सरप्लस 2 लाख दैट इज टोटल। किसका टोटल है? इस हेडिंग का टोटल है शेयर होल्डर्स फंड का 5 lakhs ना 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 गलत हुआ एकदम गलत हुआ। 3 लाख 4 लाख रिजर्व सरप्लस आपने लिखा ही नहीं। रिजर्व सरप्लस 3 लाख 4 लाख 7 लाख 6 lakhs। तो ये टोटल किसका है? रिजर्व सरप्लस। 2 नॉन करंट लायबिलिटी आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन कितना है? 2 लाख। अनसिक्योर्ड लोन कितना है? 1 लाख। तो इसका भी टोटल हो जाएगा 3 लाख 3 current liabilities 1 lakh 2 lakh। So total equity and liabilities 10 lakhs 12 lakhs। ये आपने बैलेंस शीट कर लिया। आप एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज मतलब यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर नील, यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 2 lakhs। परसेंटेज चेंज 33.33% कैसे आया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख। यहाँ पर तो 0% कोई देखने का जगह ही नहीं है। यहाँ पर 1 लाख बाई 5 लाख 20%, यहाँ पर 2 लाख बाई 10 लाख 20%। ओके, चल शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं। इक्विटी कैपिटल नील, रिजर्व प्रेफरेंस शेयर नील, रिजर्व सरप्लस 1 लाख 1 लाख। ये है नील परसेंटेज, ये है 33.33%, ये है 16.67%। सिक्योर्ड लोन 2 लाख से 2 लाख नील, यहाँ पर भी नील 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 नील। चेंज नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? यहाँ पर 1 लाख 100%, टोटल में 2 लाख 10 लाख का 20%। खत्म। अगर आपको सवाल करता है एडिशनल व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन
शेयर होल्डर्स फंड आप स्ट्रेट बोल देंगे 16.67%। व्हाट इज अ परसेंट? अच्छा, मैंने एक चीज मिस किया जो यहाँ पर किया था, मैं देख रहा हूँ, आई हैव मिस्ड आउट अ पार्ट, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये पार्ट से चेंज करता हूँ। 3 कैपिटल एम्प्लॉयड मिस करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 + 2, ये था टोटल 1 का 6 लाख 9 लाख 10 lakhs। 4 current liability, 1 lakh 2 lakhs। एक्चुअली फॉर्मेट दिखाने के लिए मैंने सेम रखा। शेयर होल्डर फंड लाइबिलिटी में कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा, उसके बाद करंट लाइबिलिटी, तो टोटल हो गया 10 lakhs 12 lakh। टोटल liabilities, sorry, equities, equity and liability। कैपिटल एम्प्लॉयड भी 1 लाख इंक्रीज हुआ है, तो 1/9 11.11%, 1 lakh 100%, 3 + 4, okay, 2 lakh 20%। That is comparative। अब यही प्रॉब्लम को हम करेंगे कॉमन साइज में। ओके, देख लीजिए। इसी प्रॉब्लम का आप हम कॉमन साइज बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, ये पार्ट को कंप्लीट कर दूंगा, नोट्स में देखूंगा नोट्स में क्या लिखा था। नोट्स में क्या लिखा था बेटा? नोट्स में बोला गया था एज्यूम टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को 100 पकड़ना, तो मैं वही करूंगा। परसेंटेज 2019 हम लोग लॉजिकली, अच्छा जो करना है वो लॉजिकल फॉर्म ही करते हैं। चलिए, अच्छा लगेगा, नहीं तो आप लोग थोड़ा लिटिल बिट आपको ऑकवर्ड फील होता है। परसेंटेज किसको 100 पकड़ेंगे? लेट टोटल एसेट इक्वल टू 100। अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। इट इज 33.33%। हाउ? 100/10 lakhs, तो 3 लाख के लिए गिनता है। अगर 10 lakhs इक्वल टू 100 होता है, 1 लाख कितना होगा? 100/10 lakhs, तो 3 लाख कितना होगा? 100/10 lakhs इंटू 3 लाख, 33%। ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 50%। ये 2/10, 3/10, ओके। 3/10 33, हाँ ठीक ही है। प्रॉब्लम क्या है? टोटल मिला के तो 100% नहीं हो रहा है सर,
अच्छा 3 डिवाइडेड बाई 10 30%, सॉरी 30%, टोटल मिला के इसका 100% होगा। परसेंटेज नहीं रखेंगे नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पर भी वही 20%, 10%, 30%, 60%, कुछ नहीं है खेला का। 20%, 10%, 10 लाख हो जाता है तो एडवांटेज होता है ना। 90%, 10%, 100%। मतलब एसेट का कंपोजिशन 100% में फिक्स्ड एसेट 30%, इन्वेस्टमेंट 20% एंड 50% करंट एसेट। सेम वे में टोटल लायबिलिटी में 100% में लॉन्ग टर्म फंड मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड से पैसा आता है 90% और 10% आता है कहां से, करंट लायबिलिटी से। टोटल कैपिटल में देखिए 60% आता है शेयर होल्डर फंड से और 30% आता है लॉन्ग टर्म फंड से। मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन भी गुड है, बिकॉज देखिए इक्विटी का शेयर ज्यादा है, लोन का शेयर कम। कैसे पता चला, देखिए 60% और 30%, तो किसका वेटेज ज्यादा है कैपिटल एम्प्लॉयड में? शेयर होल्डर का वेटेज ज्यादा है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी लोन का डेट कैपिटल का वेटेज ज्यादा है? सर डेट कैपिटल का नहीं, शेयर होल्डर फंड का वेटेज ज्यादा है, सो दैट इज 60%। डन। तो कमेंट पढ़ने के लिए बोलता है तभी कमेंट करेंगे, नहीं तो एक लाइन भी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में एक मैक्सिमम एक पॉइंट के ऊपर कमेंट बोल सकता है। चलिए 2020 मुझे करना पड़ेगा। 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, टोटल एसेट 12 लाख, इक्विटी कैपिटल 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, टोटल 7 लाख। लोन जितना तक मुझे याद है 2 लाख 1 लाख ही था ना। लोन 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 2 लाख 1 लाख, ठीक है दो। अच्छा 1 लाख मतलब 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, टोटल 12 लाख। परसेंटेज लेट टोटल एसेट इक्वल टू 100। कोई चाहे क्वेश्चन में बोल सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 पकड़ो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 पकड़ के जिसको बेस करने के लिए बोलेगा उसको बेस करके पकड़ेंगे। हमारा क्या जाएगा, तो 4/3 33.33%, 16.67%, 50%, total 100%. 2/12, that is 16.67%, 8.33%, 33.33%, 7/12, 58.33%, 16.67%, 8.33%, total 3/4, 25%. (83.33%), 16.67%, 100%. कुछ नहीं है, ज्यादा आप बोर हो जाएंगे। फुल टॉस नंबर
आएगा ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें डिफरेंट होने का। अगर आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट समझ लिए तो उसी फॉर्म में आप लोग करेंगे, बस समझने क्या है, तो बचपन से कर रहे हो। और ये क्लास 6 का सम होना चाहिए, स्टेटमेंट में दिया है तो करोगे ही। हाँ, अगर एनालिसिस करने के लिए बोलता, कमेंट करने के लिए बोलता तब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कमेंट करने का चांस बहुत कम है। लेकिन हाँ, एक एक पॉइंट के ऊपर बोल सकता है। बोलिए तो किस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है? सो सर इसका ना इसका आप बोलेंगे 2019। हाँ, कंपैरेटिव याद रखिएगा, इंटर ईयर हो सकता है, इंटर फर्म नहीं हो सकता है। लेकिन कॉमन साइज इंटर फर्म भी हो सकता है, इंटर ईयर भी हो सकता है। 2 ईयर के भीतर होता है इंटर ईयर, 2 फर्म के भीतर होता है इंटर फर्म। कॉमन साइज इंटर फर्म, इंटर ईयर दोनों ही हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली कभी भी इंटर फर्म नहीं हो सकता है। सो कॉमन साइज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज ये मोर अंडरस्टैंडिंग मुझको मिलता है। और ये दोनों ही एनालिसिस में लग सकता है, इंटर फर्म में भी लग सकता है और इंटर ईयर में भी लग सकता है। और एक प्रॉब्लम करा देते हैं, चलिए वहां पर हम लोग कॉमन साइज पहले करेंगे, कंपैरेटिव बाद में करेंगे, ठीक है? चलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट कोई एक ही देगा, सब नहीं। 5 नंबर के में क्या क्या दुनिया में जितना जितना चीजें सब देगा, वाह वेरी गुड। देंगे 10 नंबर का देता है तो आप लोगों को तो एकदम चांद चांद लग जाएगा, वाह। 2019 परसेंटेज, 2018 ना 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 ना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, बोलिए मजा आ जाएगा। मर भी जाएंगे तो कंपैरेटिव कर सकेंगे? इम्पॉसिबल सर, किसी हाल में कंपैरेटिव नहीं होगा, बिकॉज ए लिमिटेड बी लिमिटेड उसको कंपेयर करने के लिए मुझे स्टेटमेंट को कंपेयर करना होगा। कैसे पता चलेगा? तो कॉमन साइज ही एकमात्र टूल। टोटल एसेट्स, अच्छा वो लोग अगर ये फॉर्म में कोशिश करेंगे वो लोगों का टर्मिनोलॉजी मेंटेन करने के लिए, वो अगर वो टर्म में दिया है तो आप लोग भी वो टर्म रखेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स लिख सकते हैं और लिख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिकॉज आज के डेट में फिक्स्ड एसेट बोल के टर्म इस्तेमाल नहीं होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है। तो राइट, यू कैन राइट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, 10 लाख 20, 22 लाख, 10 लाख 20, 22 लाख। इन्वेस्टमेंट, नहीं, काछू नहीं है। करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक।
stock, debtors, cash and bank. That is current asset का total. Stock 2,98,500. 2,98,500. 4 lakh. Debtors 1,92 lakh. Cash and bank 55, 3 lakh. Two lakh 98,500 plus 1,90,000 plus 55, 5,43,500, 9 lakh. 4 total assets. 1 plus 2 plus 3, 5,43,500 plus 10 lakh 20, 15 lakh 63,500, 31 lakhs. Equity and liabilities. One, shareholder fund. क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफ शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, अच्छा रिजर्व सरप्लस का हेडिंग जरूरी नहीं है, जो जो है लाइन में लिख जाओ. कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,823, 3 lakh, 8 lakh, 2 lakh, 3 lakh. $13,000 dash 2 lakh, 4 lakh. 3,36,500. 3,36,500. 5,89,000. Oh, चलो 3 lakh plus 2 lakh plus 13,000 plus 2 lakh plus 3,36,500. 10,49,500. 21 lakh total. 2 डिबेंचर, अच्छा नॉन करेंट लायबिलिटीज, आप लोग उसको लॉन्ग टर्म लोन भी लिख सकते हैं. कितना डिबेंचर 89, डिबेंचर 89,000, 2 lakh. creditors
current liability, creditors, same गलती, capital employed, one plus two, current liability, creditors, 4,25,000, 6 lakh, 4,25,000. Plus 89,000, 11,38,500. Plus 4,25,000, 15,63,500. 15,63,500. 23 lakh. 22 लैंड एंड बिल्डिंग। और मैंने ठीक ही किया होगा। ओके 22 और 9 31। और यहाँ पर करंट लायबिलिटी का फिगर गलत है लग रहा है, थोड़ा होल्ड। 8 लाख 88 23 लाख अच्छा था। हाँ 23 लाख, हाँ 23, ये गलत है। 8 लाख फिगर आप चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन में 1 लाख में कर दिया, बिकॉज टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होगा ना, उसमें तो कोई शक नहीं होना नहीं चाहिए। 31 लाख बस हो गया। आप कॉमन साइज करो, किसको ऐड, लेट टोटल एसेट इक्वल टू 100, बस मतलब ये फिगर आपका हो गया 100%। Then do it 100 divided by 15,63,500, 10 lakh 20, 65.23 dash 298,500, 19.09, 1 lakh 90, 12.15, 55, 3.51, 4,3,500, 34.76, 3 lakh 19.18%, 12.79%, 0.83%, 12.79%, 21.52%, approximately 100 होना चाहिए। 89,000 तक 5.69, 10,49,500, 67.125%, 11,38,500, 72.81, 425, 27.18, 100%। तो यहाँ पर भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी होल्डर का वेटेज ज़्यादा है
नॉन करेंट का लोन का वेटेज कम है 5.69%। रिलेटिव वेटेज सेम। अब बी लिमिटेड क्या करिए, इसका तो कॉम्परेटिव हो ही नहीं सकता, किसके साथ किसका कंपेयर करेंगे, कॉमन साइज हो सकता है। तो यहाँ पर 31 लाख इक्वल टू 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 31, 70.96। 12.90, 6.45, 3 lakh, 9.67, 29.04, that is 100%। यहाँ का करो 25.81, 9.67%, 12.90, 19.35, 67.74, 6.45, 23, 74.19%, 25.80, 81, खत्म। कॉमन साइज कॉम्परेटिव में भी तो क्या है, उसमें सेम करके कर लेना। ओके अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए मैं एक हिंट्स रख सकता हूं आप लोगों के लिए। अगर कहीं पर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, आप लोग एक काम कीजिएगा, वो सेपरेटली आप लोग निकाल लीजिएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट भी दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आप क्या करेंगे, एक अलग जगह में आप फिक्स्ड एसेट का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब वर्किंग्स में क्या करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में यहां पर खत्म 2019-2020, एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए दिया है, फिक्स्ड एसेट का फिगर वर्किंग्स में कर लेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये जो दो फिगर आएगा वही बैलेंस शीट में लिखेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर था, 6000, 9000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1000, 4000, 5000 एंड 7500। अब जब बैलेंस शीट करेंगे तब फिक्स्ड एसेट में 6000 मत लिखिएगा, फिक्स्ड एसेट में डायरेक्टली 5000 एंड 7500 लिख दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट से ही माइनस होता है, यहाँ पर मत दिखाइए, कर सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, वहाँ से माइनस करके आप लिख के कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स्ड एसेट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, फिगर माइनस में आएगा, और क्या। चलिए, तो आपने कंपैरेटिव कॉमन साइज कर लिए। मैंने बोला था ना वेरी इजी है। हम लोग 3rd क्लास में ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोगों का मोर और लेस प्रैक्टिकल एरिया खत्म हो जाएगा, एक दिन थ्योरी में इन्वेस्ट करेंगे, बस स्टोरी खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखो, 15 मार्क के लिए होल्डिंग में 15 दिन लगा, यहाँ पर 10 मार्क के लिए आपको लग रहा है सिर्फ 4 डेज। तो चैप्टर इजी है, कर लेंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग कैश फ्लो फंड फ्लो में करेंगे, सिलेबस खत्म।
आप लोग रेडी फॉर एग्जामिनेशन। कैश फ्लो फंड फ्लो ईद के बाद, ईद का एंजॉय कर लीजिए घर में बैठ के आराम से। उसके बाद ये होगा, डिपार्टमेंट के लिए भी दुआ करेंगे, सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। चलो।